क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का ये, जिसका नाम क्या है, ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अब 1000 BC की बात है, जब सेकंड अर्बनाइजेशन शुरू हो रही थी नॉर्थन इंडिया में। इसी टाइम पे द एरिया अराउंड द डेक्कन पेनिनसुला और साउथ इंडिया में भी क्या हो रहा था, आयरन एज और मेगालिथिक की वजह से अब क्या हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन बन रही है। स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन इसलिए बन रही है क्योंकि आयरन की इन्वेंशन के बाद एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया था, उसकी वजह से नए टाउन्स बन रहे थे और ट्रेड्स जो है काफ़ी फ्लोरिश हो गया था, क्योंकि ये अब जो ट्रेड हो रहा है ये फॉरेन कंट्री के साथ भी हो रहा था। अब एक एज पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड्स को एज के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, तो इसमें एक एज आती है जिसको बोलते हैं संगम एज। अब आयरन की इन्वेंशन के बाद इस पीरियड को गोल्डन पीरियड बोला जाता है साउथ इंडिया में, जो नॉर्मली 300 BC से लेकर के 300 AD तक चलता है। इसको जो इस एरिया के बीच का टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, संगम एज बोलते हैं, 300 BC से लेके 300 AD तक। द रिच प्रॉपर्टी ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ तमिल कल्चर एंड सोसाइटी। अब जो ये पीरियड है, इसकी जो पोइट्री है, इस टाइम पे जो पोइट्री लिखी गई, जो इस टाइम के पोइट्स थे उन्होंने तमिल कल्चर और सोसाइटी के बारे में अपनी कविताओं में, अपनी नज़मों में बताया। तमिल हैड गुड कॉन्टैक्ट्स विद ट्रेड रिलेशन विद द अब जो तमिल्स थे उनका ना अच्छा सा ट्रेड रिलेशन था बाहर के मुल्कों से, ममालिक से, जैसे रोम हो गया या कमोडिया हो गया। चाइना से भी बहुत से लोगों ने उस टाइम पे इंडिया ट्रेड कर रहा था। अब इस टाइम के बाद अब हम पढ़ते संगम का लिटरेचर। इस एज में कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कौन कौन सी लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल। सबसे पहले हमें संगम वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो संगम का मतलब होता है असेंबली। तो क्या मतलब होता है संगम का, असेंबली। द तमिल लिटरेचर रिवेल्स 3 लिटरेरी गैदरिंग पोइट्स एंड स्कॉलर्स अराउंड 2200 ईयर्स अगो अंडर द पैट्रोन ऑफ द पांडियन किंग्स। अभी किसकी बात करता है तमिल लिटरेचर में, हमें जो पांड्याज रूलर हुआ करते थे उनके अंडर जो स्कॉलर्स या पोइट्स थे उनकी बात करते हैं। ऑन द सेकेंड असेंबली ओनली तमिल ग्रामर, अब तमिल की ग्रामर थी जिसका नाम क्या था, गोलका पायम, हैड सर्वाइव्ड। और द थर्ड असेंबली एट द माधुरी लेड टू द क्रिएशन ओवर द, अब उसमें 2000 पोइम्स टुगेदर विच वर कॉल्ड द संगम लिटरेचर। और संगम लिटरेचर किसको कहा जाता है, जो 2000 पोइम्स एक साथ लिखी गई थी उसको बोला जाता है संगम लिटरेचर। अब साउथर्न किंगडम्स की बात करते हैं कि साउथ में कौन कौन सी किंगडम्स हुआ करती थी। द संगम लिटरेचर, तो साउथर्न किंगडम से हमारे पास पता चलता है संगम लिटरेचर से कि कौन कौन से जो डायनेस्टीज़ थी वहाँ पे रूल करती। तो स्पेशली हमें 3 के बारे में पता चलता है, जिसमें चेरलाज, चोलाज और पांड्यास के बारे में पता चलता है। ठीक है, अभी जो पहले वाले इनको केरला पुत्रस भी कहा जाता है। ये ट्रेड करते थे कि मिसालों का, कैटल्स का, हल्दी वगैरह का, तो ये ट्रेड किया करते। जो चोलाज हैं ये रूल करते थे कावेरी डेल्टा से, और इवन इन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ था श्रीलंका का भी कुछ हिस्सा, और काफ़ी देर तक इनका रूल वहाँ पे रहा। द पांड्याज सेंटर्ड अराउंड माधुरी। माधुरी वॉज द फेमस फॉर इट्स थर्ड तमिल असेंबली। अब ये जो पांड्याज थे इन्होंने क्या किया था, ये माधुरी के इर्द गिर्द, माधुरी इनकी कैपिटल हुआ करती, तो इसके इर्द गिर्द इन्होंने रूल किया था। माधुरी वॉज फेमस फॉर इट्स थर्ड तमिल असेंबली। तो थर्ड तमिल असेंबली जो हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी, वो माधुरी में हुई थी और पांड्यास के टाइम पीरियड में हुई थी। अब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं हम लोग। तो अब फॉरेन ट्रेड जो एक बड़े दूर दूर तक फैला हुआ था इनका, साउथ इंडिया की बात करें हम लोग। तो उसके बाद हम समझते हैं ग्रीक टेक्स्ट, लाइक जैसे ग्रीक्स की जो किताबें हमें मिलती हैं वो इन ट्रेड्स को कन्फर्म करते हैं कि हाँ भाई वाकई में ये ट्रेड हुआ करता था। संगम लिटरेचर यूज़ द वर्ड, अब संगम लिटरेचर में वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है यावरना, फॉर द ग्रीक्स एंड रोमन्स के लिए इसको बोला जाता है। हिस्टोरियंस कन्फर्म दैट क्रिश्चियनिटी कम टू साउथ इंडिया ड्यू टू दिस कॉन्टेक्स्ट। बोलते हैं कि जो साउथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई थी वो इन्हीं ट्रेड रूट्स के, इन दिस कॉन्टेक्स्ट के कारण ही आई थी। ट्रेड रूट्स वाज थ्रू नॉर्थ इंडिया फ्रॉम तक्षशिला टू पाटलिपुत्र वाया उज्जैन विच लिंक टू तमिलीपति सीपोर्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया, अब जो ट्रेड रूट थे जो वो नॉर्थ इंडिया फ्रंट तक्षशिला में होते थे, जो आज कश्मीर के पास पंजाब से आगे वाला एरिया है जो अभी पाकिस्तान में है, तक्षशिला टू पाटलिपुत्र वाया उज्जैन से होते हुए नीचे तमिल के सी पोर्ट्स तक पहुँचते थे।
तमिल किंगडम इवन हैड ट्रेड विद साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन। अब तमिल किंगडम का ट्रेड किसके साथ होता था? साउथ के साथ तो होता ही था, बट साउथ ईस्ट रीजन्स जैसे मलेशिया हो गया, साइलोन हो गया, जावा, कम्बोडिया, सुमात्रा, इन लोगों के साथ भी इनका ट्रेड हुआ करता था। कंकरर्स फ्राम डिस्टिंक्ट लैंड्स। अब इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया द मैन कंकरर, जैसे अब यहाँ पे बाहर बाहर से लोग आए जिन्होंने इस एरिया पे कैप्चर किया और यहाँ पे रूल भी किया। जैसे शुंग्स हो गए, इंडो ग्रीक्स हो गए, जैसे कुशान्स हो गए या शक्स हो गए। शुंग्स 185, शुंग्स कैम इन 185 आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट मौर्यन रूलर। मौर्य का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको हरा करके शुंग्स ने यहाँ की पावर पाई और उन्होंने मगध को कैप्चर कर लिया। ये शुंग्सी थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को यहाँ पे स्प्रेड किया था। द इंडो ग्रीक या जैसे बैक्टीरियंस वर द नॉर्थन अफगान्स, तो ये नॉर्थन अफगान्स थे, इन्होंने भी कैप्चर कर दिया था पंजाब का एरिया को कैप्चर किया था किसने? शुंग्स ने। द प्रतिहारास कैम फ्रॉम द सेंट्रल एशियन एस्टेब्लिश गंधार एज देयर कैपिटल, तो प्रतिहारास जो थे उन्होंने गंधार को अपनी कैपिटल बनाया था। कुशान्स व नोमैडिक, कुशान्स कौन थे? अब कुशान्स भी ट्राइब थी जो यहाँ पे रूल कर रही थी, वो नोमैडिक थे और वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइनीज। दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स, उन्होंने इंडो ग्रीक को डिफीट किया जैसे प्रतिहांस को या शख्स को, और देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज कनिष्क। तो कुशान्स का जो ग्रेटर रूलर था वो कौन था? कनिष्क था। ठीक है जी। अब शख्स कैम थ्रू हिंदकुश माउंटेन्स एंड एस्टेब्लिश उज्जैन एज द कैपिटल। अब शख्स भी आए थे और उनका जो कैपिटल हुआ करती थी वो उज्जैन हुआ करती थी। जो उनका फेमस रूलर था वो था रुद्रमन। इन सेंट्रल इंडिया जो सतवाहनास वर द मैन रूलर, तो सेंट्रल इंडिया में सतवाहनास हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड की। द ट्रेड फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग, अब ट्रेड किसके टाइम पे ज़्यादा तरक्की करता है? इसी टाइम पीरियड में। ऑल द किंगडम्स इशूड अ नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स टू प्रमोट द ट्रेड। तो जब साउथ इंडिया में वो 3 स्टेट्स रूल कर रही, वो 3 पावर्स रूल कर रही थी, उसी तरह से नॉर्थन इंडिया की बात करी हमने, सेंट्रल इंडिया की बात भी कर ली। तो इस टाइम पीरियड में ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से तरक्की कर रहा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द एज वाज द सिल्क रूट, जो इंडिया को रोम के साथ कनेक्ट करता था, यही एक कारण था जिसकी वजह से उस टाइम पे इंडिया में क्या थी? प्रॉस्पेरिटी थी, डेवलपमेंट थी। अब बात करते हैं रिलीजन की। इन इंडिया बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म वर द 2 मेन रिलीजन्स। अब इंडिया में उस टाइम पे 2 मेन रिलीजन थे, एक हिंदुज़्म एक बुद्धिज़्म। हिंदुज़्म जो पहले से चला आ रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो दूसरा आ रहा था हमारा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 कल्ट्स, हीनयान और महायान। बुद्धिज़्म बाद में महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान और एक महायान। मेंदर द इंडो ग्रीक किंग एंड द कनिष्क द कुशान रूलर हेल्प द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। अभी 2 रूलर थे जिन्होंने, महेंद्र और कनिष्क, जिन्होंने बुद्धिज़्म की प्रमोशन में, उसको स्प्रेड करने में काफ़ी योगदान अपना दिया। उसके बाद बमियान जो है टालेस्ट स्टैचू है बुद्ध का, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है आपने। हिंदुज़्म वाज, अब क्या हो गया? हिंदुज़्म को किसने स्प्रेड किया था? सतवाहना रूलर ने, जो वार्शिप करते थे विष्णु की, शिव की और मदर गोडेसेस की। इम्फेसाइज वाज नाउ लेड ऑन लविंग डिवोशन ऑफ गॉड, भक्ति। अब इसी टाइम पे किसकी ज़्यादा प्रमोशन हो रही थी? भक्ति की इस टाइम पे प्रमोशन हो रही थी। ठीक है जी। अब लोगों ने क्या कर दिया कि अपने जिसको वो पूजा करते थे, जिसकी भक्ति करते थे, उनके लिए एक घर बना दिया जिसको बोला गया टेम्पल। भागवत गीता बिकेम फेमस टेक्स्ट ड्यूरिंग, और इसी पीरियड में भागवत गीता थी जो वो फेमस टेक्स्ट बन गई थी, यही टाइम पीरियड था। ठीक है जी। तो इसी तरह से मंदिरों का या टेम्पल्स का भी जो सिस्टम कॉन्सेप्ट जो था वो अमल में आया। ओके, ठीक है जी। तो फाइनली ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है।